प्रीमिक्स का तड़का और तीखा हो जाता है जब यहां पे कॉकटेल देखने का मिले, कॉम्बिनेशन देखने का मिले पीवाईक्यूज का और करंट अफेयर्स का। तो आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में डालेंगे 2 पीवाईक्यूज और 3 रीसेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस मैं बार बार कहता रहता हूं, मोस्टली आपको या तो क्वेश्चन आते होंगे या नहीं आते होंगे। एलिमिनेशन अप्रोच बहुत ही कम होगा कि आईआर के क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज आईआर, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर दोहराऊंगा, एक हेविली करंट अफेयर्स डोमिनेटेड सब्जेक्ट है जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का बहुत सिग्निफिकेंस रहता है। तो दोस्तों, आप सबका बहुत ज़्यादा मैं स्वागत करता हूं आज के आईआर के प्रीमिक्स की चर्चा में। डेट है आज की 29 अक्टूबर। आइए पहले क्वेश्चंस के ऊपर नज़र मार लेते हैं। तो आप यहां पे पॉज करके जो आपको सही आंसर लग रहा है आप नोट डाउन कर सकते हैं, और क्या आपका स्कोर बनेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नेगेटिव मार्किंग समेत। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे इंडिया अफ्रीका समिट की बात करी गई है। ये पीवाईक्यू है, 2016 में आया था। तो क्या ये एक फोरम है टू रीइनिशिएट एंड रीबूट रिलेशंस बिटवीन इंडियन अफ्रीकन कंट्रीज? और दूसरी बात, ये न्यू दिल्ली में 2008 में पहली बार ये जो मीटिंग थी इंडिया अफ्रीका फोरम की हेल्ड करी गई थी। आपने ये बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा करंट हैपनिंग से हम बात करते हैं। बॉर्नहोम इज एन आइलैंड रिसेंटली न्यूज विच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? क्या ये स्वीडन में है, जर्मनी में है, डेनमार्क में है कि फिनलैंड में है? अगला क्वेश्चन, तो आप यहां पे पॉज करते रहिए। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां पे पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि यहां पे क्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? एफएटीएफ के बारे में बात कर रहा है। तो क्या FATF ऑन मनी लॉन्ड्रिंग वॉज इट फाउंडेड इन 1989 एंड इज इट एन इनिशिएटिव ऑफ G20? और दूसरी बात, सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान, निकारागुआ एंड तंजानिया दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द FATF लिस्ट। तो ना 27 अक्टूबर को, अभी 2 दिन पहले, परसों ही ना, अभी एडिटोरियल डिस्कशन में मैंने FATF का लीड आर्टिकल था, मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। खैर, आपने ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा करंट हैपनिंग से ही रिलेटेड है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट लिवाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है, सायोनारा टैक्स चार्ज बाय जापान इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्चर टैक्स विच इज द फीस पेड बाय विजिटर्स फॉर लीविंग द कंट्री। तो सायोनारा मीन्स टाटा, गुड बाय, फिनिश, मतलब जैसे चलो जोकिंग वे में कह दिया फिनिश खत्म, लेकिन सायोनारा मीन्स गुड बाय। सेकंड स्टेटमेंट, रिसीप्ट्स ऑफ सायोनारा टैक्स वर यूज्ड बाय जापान फॉर एनहांसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द 2020 समर ओलंपिक्स। और तीसरी बात, तीसरी स्टेटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी इज लेवाइड बाय नेपाल। आपने क्या यहां पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ध्यान से कौन सी करेक्ट है वो आपने बताना है। और लास्ट क्वेश्चन, अगेन ये पीवाईक्यू है 2015 का, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की बात हो रही है जो कि एक इनिशिएटिव है 6 देशों के द्वारा। तो आपने ये बताना है कि यहाँ पे जो 5 कंट्रीज का नाम मेंशन्ड है, इनमें से कौन से कोई एक हो या 2 हो, या कौन से देश हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो आपने वो बताना है। चलिए क्वेश्चंस देख लिए, अब हम आंसर्स के टुवर्ड्स चलते हैं, सॉल्यूशंस के टुवर्ड्स चलते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस रैपिडली। तो पहला वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये 2016 के पीवाईक्यू में आया था। सेकंड स्टेटमेंट हालांकि थोड़ा सा मैंने चेंज किया था। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो वहां पे सेकंड स्टेटमेंट थी कि नेहरू जी के द्वारा ये जो फोरम है इंडिया अफ्रीका समिट है, ये शुरू करा गया था 1951 में, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया। बहरहाल दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डेफिनेटली ये जो इंडिया अफ्रीका समिट है, ये जो फोरम है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो रिश्ते हैं इंडिया अफ्रीका के बीच में और ज़्यादा स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और 2008 में इसका जो पहली मीटिंग थी, जो पहला जो इसका फोरम जो कंडक्ट करा गया था वो न्यू दिल्ली में था, और उसके बाद ये हर 3 साल के बाद कंडक्ट किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2008 में पहला समिट हुआ, 2011 में इथोपिया के कैपिटल में विच इज एडिस अबाबा सेकंड समिट हुआ। फिर जो अगला समिट था वो कब बनता था? 2014 में। लेकिन 2014 में क्या हुआ था? इबोला आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में, तो ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई अक्टूबर 2015 को, और ये फिर से मीटिंग न्यू दिल्ली में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉर्नहोम एक आइलैंड है दोस्तों जो कि डेनमार्क और स्वीडन के बीच में लाई करता है, लेकिन अगर हम टेरिटोरियली बात करें तो डेनमार्क के टेरिटरी में, डेनमार्क यानी कि जो आइलैंड है डेनमार्क की सॉवरेनिटी के अंदर आता है, द आइलैंड ऑफ बॉर्नहोम। क्यों इसके बारे में हम बात करें? बिकॉज ऑफ द रीसेंट नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन लीकेजेस।
ना व्लादिमीर पुतिन, अब जैसे आपको पता है कि 8 महीने पूरे हो चुके हैं इस लड़ाई को, यूक्रेन की लड़ाई को, तो व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई आपने, जो बाइडन ने कहा था ना, फरवरी की बात है कि भाई अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो जर्मनी के जो नए चांसलर हैं, जो भी नए चांसलर आए हैं, ओलाफ स्कॉल्स के सामने कहा था कि भैया फिर ये जो आपकी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है ना, ये नहीं बचेगी और यहां से आप बिल्कुल गैस नहीं मंगाएंगे। तो आज अब रशिया इसी मजबूरी का, बिकॉज देखिए यूरोपियन इकोनॉमी, जर्मनी क्या, फ्रांस क्या, ये सब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नॉर्थ स्ट्रीम से जो गैस आती है इन देशों में, यूरोपियन यूनियन देशों में, और इसी मजबूरी का फायदा अब व्लादिमीर पुतिन उठाना चाहते हैं। अब उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को शट डाउन कर दिया है। अगस्त में उन्होंने ये कहा था कि भी उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है, उसकी मेंटेनेंस चल रही है, इस करके कुछ दिनों के लिए गैस नहीं आ पाएगी। अब इसके चलते बहुत चिंता भी है यूरोप में, बिकॉज सर्दी आने वाली है और विंटर्स में गैस की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि हीटर्स वगैरह वो चला सकें। अब अगर हम नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन लीकेजेस की बात करें तो ये कहाँ पाए गए थे, आपको ये बात पता हो, करंट अफेयर्स का है, नोट कर लीजिए। लोकेटेड नियर बॉर्नहोम आइलैंड्स बिटवीन डेनमार्क एंड स्वीडन, टेरिटोरियली ये डेनमार्क के अंदर आते हैं। ठीक है, ये लीक कब हुए थे? जस्ट बिफोर द सेरेमोनियल लॉन्च ऑफ द बाल्टिक पाइप विच हैड टू कैरी द गैस फ्रॉम नॉर्वे टू पोलैंड, व्हेन दैट हैड टू हैपन। तो ये जो बाल्टिक पाइपलाइन की हम बात करते हैं, ये बेसिकली ये एक इनिशिएटिव था पोलैंड के द्वारा, ताकि कैसे डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर कम की जा सकती है एज फार एज दी गैस इज कंसर्न, नेचुरल गैस इज कंसर्न। लेट सितंबर में नॉर्वे और डेनमार्क ने रिपोर्ट करे 4 लीक्स इन बोथ नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अब यहां पे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन यहां पे 2 कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, 2 बातें यहां पे समझ रहे हैं। अब अगर सिस्मोलॉजिस्ट की बात माने, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई फॉल्ट वाली बात तो लगी नहीं थी, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ एक्सप्लोजन जरूर डिटेक्ट उन्होंने करा था अंडर द सी इन द सेम एरिया ना। तो दोस्तों ये है आपका आइलैंड ऑफ बॉर्नहोम, जो कि डेनमार्क के अंडर आता है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम लीकेज की बात करें तो ये ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन की मजबूरी का एक फ़ायदा उठाने वाली बात है। तो नॉर्थ स्ट्रीम इज़ यूज्ड बाय रशिया के कैसे वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर और प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जून में इस पाइपलाइन की डिलीवरीज को कट किया था बाय 75%। जुलाई में, इवन इन अगस्त में रशिया ने इस पाइपलाइन को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए शट डाउन किया था। ठीक है, और अब तो इंडेफिनेटली उसको सस्पेंड ही कर दिया है, पाइपलाइन को शट कर दिया है। तो व्लादिमीर पुतिन ने सरकास्टिकली बोला कि आज से कुछ 8 महीने पहले जो बाइडेन ने जो बात कही थी, चलो आज वो सच हम कर ही देते हैं कि अब आप देखो कहां से गैस लेके आओगे, कहां से आप इंतजाम करोगे। तो डेफिनेटली जैसे आप अभी पीछे रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था कि रशिया ये कह रहा है कि ऐसे 4 प्रोविंसेस हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, अगर हम बात करें डोनेट्स्क की, लुहांस्क की, खरसोन की और ज़ापोरिज़िया की, जो कि वैसे तो वहाँ पे प्रो रशियन लोग ही रहते हैं, प्रो रशियन फोर्सेस ही हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो रशियन भाषा ही बोलते हैं। तो रशिया ने बोला कि वहाँ पे रेफरेंडम हो और उनको एनेक्स करना चाहते हैं कि वो ये जो रीजन है, जो आपका ईस्टर्न यूक्रेन रीजन है, ये रशिया के साथ जुड़ना चाहता है। और यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डालने के लिए रशिया ने, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने, ये एक स्टेप उठाया है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को शट करने का, कि आप जितने मर्जी सैंक्शंस लगाना चाहते हैं लगाइए, हम भी देखते हैं कि आप कहाँ से गैस मंगाते हैं, कहाँ से आप अरेंजमेंट करते हैं। अब ये बात भी आपको बता दूं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे, तो पहले हम मैप देख लेते हैं। तो नॉर्थ स्ट्रीम जो 1 है वो यहाँ पे ऑरेंज जो लाइन आ रही है वायबॉग से लेके ग्रेफ्सवॉल्ड कहाँ पे है? जर्मनी में है। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करें, ये कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दी फार आर्कटिक शेल्फ ऊस्ट लुगा से, अगेन कहाँ पे टर्मिनेट होती है? ग्रेफ्सवॉल्ड में। अब अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 की मैं बात करूं, देखिए बहुत पैसे लगे हैं, तो पहले तो इसकी कैपेसिटी की बात करूं, इसकी कैपेसिटी डबल है। तो जहां पे नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की कैपेसिटी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 की कैपेसिटी 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की है। ठीक है, और $11 बिलियन का खर्चा हुआ है इस पाइपलाइन को बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। और आपको ये भी बात बता दूं कि ये दोनों पाइपलाइंस के पास कैपेसिटी है कि ये आने वाले 50 साल तक के लिए यूरोप को गैस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बात आपको पता हो। थर्ड क्वेश्चन, FATF, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो पहली बात तो हम ये समझे कि FATF जरूर 1989 में स्थापित किया गया था, लेकिन G20 की इनिशिएटिव नहीं था, G7 का इनिशिएटिव था। G20 तो खुद ही 1999 में फॉर्म हुआ है। और अगर हम पाकिस्तान, निकारागुआ और तंजानिया की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान और निकारागुआ को तो इस ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया गया था, लेकिन तंजानिया को नहीं, तंजानिया को तो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी पता हो कि FATF में 39 मेंबर्स आते हैं। इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, एक तो यूरोपियन कमीशन है, एक आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। तो ये मैंने वैसे 27 आपको मैंने बताया कि 27 अक्टूबर को इसका एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस भी किया था। आप चाहें तो वो जो एनालिसिस है उसका वीडियो देख सकते हैं, लीड आर्टिकल था, पहला आर्टिकल था। तो ये 39 मेंबर्स हैं FATF के। आपको पता हो कि इंडिया भी मेंबर है FATF का।
दो तरह की लिस्ट यहाँ पे आती है, एक तो ग्रे लिस्ट आती है, एक ब्लैक लिस्ट आती है। तो एक तरह से अगर आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जा रहा है तो यानी कि आपको एक वार्निंग दे दी जा रही है कि भैया अगर आपने अपना काम नहीं सुधारा, अगर आपने टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर रोक नहीं लगाया, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट आपने अपनी फाइट नहीं स्ट्रेंथन करी, तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे कंडीशनैलिटीज होती हैं जो कि FATF के द्वारा जो इस्टेब्लिश्ड है, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मोर देन 200 कंट्रीज को फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर आपको थोड़ा सा और मैं बैकग्राउंड दूं, आगे जाके आपको FATF के बारे में 3 मैंडेट्स के बारे में बात करूंगा। 3 तरह के मैंडेट्स हैं, बट उससे पहले हम ब्लैक लिस्ट की बात करें। और जो देश बहुत ज़्यादा डीट है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, बहुत रिजिड है, डीट है, यानी कि वो अड़ियल है कि भाई हम तो किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को कर्बिंग करने के हम मामले में नहीं पड़ने वाले हैं। इतना बार FATF ने बोल दिया कि भाई आप ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएं, कदम उठाएं, लेकिन फिर भी आप नहीं करना चाहते हैं। उन देशों को डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में। किसी किस्म की कोऑपरेशन ये देश दिखाने को तैयार नहीं है। म्यांमार, जहां पे पिछले ऑलमोस्ट अब 2 साल हो जाएंगे फरवरी में, चलो 1.5 ईयर की हम बात करें, म्यांमार जहां पे पिछले 1.5 ईयर से मिलिट्री कू चल रहा है, म्यांमार बना है तीसरा देश जिसको उस ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और ईरान ऑलरेडी 2 ऐसे देश हैं जो कि इस ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया कि निकारागुआ और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से हटा दिया गया है। पाकिस्तान इनफैक्ट पिछले 4 साल में इस ग्रे लिस्ट में था, 2018 से इस ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान तीसरी बार FATF की ग्रे लिस्ट में आया है। तो 2008 से 2010 में पहली बार था, 2012 से 15 में दूसरी बार, एंड 2018 से लेकर 2022 तक ये तीसरी बार था। एट द सेम टाइम कॉन्गो, मोजाम्बिक और तंजानिया को इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शंस आ जाती हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है और जो कि नहीं है। अब 3 मैंडेट्स की आपको मैंने बात बताई थी। तो पहली बात तो जब इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1989 में, तो मेन मैंडेट क्या था कि भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करना है एज फार एज द फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसर्न। फिर जब ट्विन टावर अटैक्स हुए, हम सितंबर 9/11 की बात करें, तो इसके एक मैंडेट में एक और चीज आ गई कि कैसे जो ऐसी संस्था या जो लोग टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, कैसे उन पे रोक लगाई जा सकती है, कैसे उनको काउंटर किया जा सकता है। तो एक सेकंड मैंडेट FATF का ऐड हो गया था। और तीसरा मैंडेट एक और आता है जो कि प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग का है, यानी कि कोई ऐसी कंट्री या कोई ऐसा नॉन स्टेट एक्टर जो कि इन्वॉल्व है एज फार एज फंडिंग of nuclear technologies is concerned, as far as funding of technologies which creates weapons of mass destruction is concerned, तो जैसे नॉर्थ कोरिया की बात यहाँ पे आ जाती है, तो उन देशों को भी ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। तो 3 मैंडेट्स हैं FATF की, ये बात आपको पता हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML, CFT यानी कि कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और तीसरा प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। चलिए आगे, तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट लिवाई की बात हो रही है। पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो सायनोरा मीन जैसे कि गुड बाय, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ, ये जापान ये टैक्स को लिवाई करता है। कब? जब जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, जब आते हैं घूमने के लिए, जब वो जा रहे होते हैं, तब वो ये टैक्स देते हैं। और इसकी जो रिसीट है डेफिनेटली यूटिलाइज करी गई थी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। ये जो समर ओलंपिक्स हैं, टोक्यो ओलंपिक्स जो है 2021 में हुए थे, तो जो भी ये यानी कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जा रहे हैं, जापान घूम के जा रहे हैं, तो जो भी एक एक्स्ट्रा वो फीस देंगे, जो टैक्स देंगे, उसको यूटिलाइज किया जाएगा कि कैसे हम टोक्यो ओलंपिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी है ना, अब ये करंट अफेयर्स में था, इस करके क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये नेपाल नहीं बट भूटान के द्वारा लिवाई किया जाता है। ठीक है, तो पहली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भूटान की असेंबली ने अभी रिसेंटली जून 2022 में एक टूरिज्म लिवाई बिल पास किया था, जहां पे एक टूरिज्म टैक्स लिवाई करने की बात करी गई थी, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी और STF। ठीक है, अब 1974 में भूटान ने पहली बारी अपने जो बॉर्डर्स हैं, जो अपने सरहद है, खोले थे ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। बहुत सुंदर जगह है भूटान, वहाँ पे एक पैंडेमिक के चलते बहुत ज़्यादा हिट भी करा टूरिज्म। भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बहुत सुंदर जगहें हैं ये वाली। लेकिन भूटान ज़्यादा GDP की भागदौड़ में नहीं है। भूटान, जैसे कि आपको पता है, भूटान बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का और साथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो पर्पस क्या है इसको इंट्रोड्यूस करने का, कि कैसे हाई वैल्यू और लो वॉल्यूम टूरिज्म पॉलिसी हो सकती है, ताकि भेड़ चाल ना हो। ये नहीं कि हर कोई उठ के भूटान घूमने के लिए आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रतिदिन पर नाइट आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, एक फीस देनी पड़ेगी, और ये जो पैसा इकट्ठा भूटान की सरकार करेगी बेसिकली सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। लेकिन जो भी पैसा इकट्ठा करेगी भूटान की सरकार, इसको यूटिलाइज किया जाएगा ताकि भूटान में सड़कें बनाई जा सके, ब्रिजेस बनाए जा सके, अस्पताल बनाए जा सके, स्कूल्स बनाए जा सके, और इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक को
भूटान की पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके, और ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा कि कैसे भूटान की जो परंपरा है, जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और कैसे उनके कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। अंत में क्वेश्चन मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो जो देश इसके मेंबर्स नहीं है, तो ये पूछा गया था, तो बांग्लादेश और चाइना इसके मेंबर्स नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन 2015 के PYQ में से आया है। तो थोड़ा सा मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में आपको मैं बात बताऊं, तो इसमें 6 राइपेरियन कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ पे ना एक एक्रोनिम आपको अभी एकदम से याद आया, एक्रोनिम के जरिए हमको देश याद रहते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से देश हैं। आप अपना कोई एक्रोनिम अपने आप भी बना सकते हैं। तो जैसे ना विटामिन CL करके एक एक्रोनिम यहाँ पे में से बनाए, जैसे वियतनाम, वी से वियतनाम हो गया, ठीक है, देन आपका इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, और बाकी बचा कंबोडिया और लाओस। तो विटामिन CL करके आप ऐसे एक्रोनिम है, आप कोई और एक्रोनिम से भी याद रख सकते हैं, बट आपको ये बात पता हो कि इंडिया एक राइपेरियन कंट्री है एज फार एज द मेकोंग रिवर इज कंसर्न। ओरिजिनल जो प्रमोटर था इसका वो थाईलैंड था, 2000 में इसकी बात करी गई थी, ताकि कैसे जो कोऑपरेशन है इन द फील्ड्स ऑफ टूरिज्म, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पे एम्फोसिस दिया जा सकता है, ठीक है। सो अब मेकोंग रिवर ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में, 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है जब ये फ्लो करता है। जो सोर्स इसका क्या है, तिब्बतन प्लाटू है इन चाइना टू द मेकोंग डेल्टा, ठीक है। ये रिवर फ्लो करता है 6 कंट्रीज में। ये रिवर डज नॉट एंटर इनटू इंडिया। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की जहां पे बात आती है, तो ये बात समझनी जरूरी है कि दोनों ही सिविलाइजेशनल रिवर्स है। तो ये जो 6 देश हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे जो पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं, जो कल्चरल लिंक्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। अगेन दिस रिवर डज नॉट एंटर इनटू इंडिया, ये बात आपको पता हो। और पैंडेमिक के चलते अभी जो रिसेंट जो मीटिंग हुई थी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की, जुलाई 21, 2021 को हुई थी, तो वहां पे एस जयशंकर जी ने ये बात भी कही थी कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की जहां पे बात आती है, तो हम 6 देशों को कलेक्टिवली कोलैबोरेट करना है और इफेक्टिवली डील करना है विद द ऑनगोइंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। सो अगेन यहाँ पे कोऑपरेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर फोरम में। चलिए, सो दोस्तों ये थे आज के 5 सवाल। क्या आपका स्कोर रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी दोस्तों जाने से पहले मैं आपके साथ एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारी वो ऑपरेशनल है, आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए PYQs तो सॉल्व करने बहुत ज्यादा पैरामाउंट है। बिफोर यू टेक एनी टेस्ट सीरीज, तो मेरा तो सजेशन है कि पहले आप PYQs को सॉल्व करें। और PYQs की भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है। हर एक सब्जेक्ट का जो PYQ है पिछले 10 साल का, हमने ऑलरेडी उसका एनालिसिस किया था इस साल के प्रीलिम से पहले, तो वो आप जरूर देखें। साथ के साथ आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। 30 टेस्ट रहेंगे इसमें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने फियर को ओवरकम कर पाएंगे। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहते हैं और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043, और आपको पूरी यहाँ पे असिस्टेंस दी जाएगी। सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको बहुत जल्द अगले वीडियोस में, अगले प्रीमिक्स के वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।